नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि इलेक्शन का दिन है, क्योंकि रिजल्ट का दिन है, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जब चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद तमाम दावेदारियां पेश की जा रही थी, तमाम अपने अपने दावे किए जा रहे थे, अपने अपने वादे किए जा रहे थे। और अब उन तमाम दावों और उन तमाम वादों के रिजल्ट की घड़ी है, परिणाम की घड़ी है। और तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। तस्वीरें साफ हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं हरियाणा में कि जनता के बीच में राजनीतिक पार्टियों ने जो अपने मुद्दे उठाए, जनता ने किन मुद्दों पर अपना मतदान किया, जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया, जनता ने किस पार्टी को चुना, जनता ने अपना जनाधार किस पार्टी को दिया। अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के एक एक फैक्टर को बताएंगे कि आखिरकार जीत का फैक्टर क्यों बीजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी ने जो प्रचंड जीत, इसे प्रचंड जीत कहेंगे, बीजेपी ने जो हाफ सेंचुरी लगाई है, वो हाफ सेंचुरी बीजेपी ने कैसे लगाई है हरियाणा में, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आपको हम कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में बताएंगे कि जहां पर 10 साल बाद जब चुनाव हुआ, 10 साल बाद जब इलेक्शन हुआ, तो क्या बदलाव हुए और 10 साल के बाद जनता ने किसे चुना है, क्यों चुना है, और उस चुनने के पीछे की क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं, क्या फैक्टर रहे हैं। आज इन सभी मुद्दों पर हम आपको एक एक चीज बताएंगे। पहले शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा की, यानी कि पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा की कि आखिरकार हरियाणा में बीजेपी को जो ये प्रचंड बहुमत मिला है, इस प्रचंड बहुमत के पीछे की वजह क्या है। प्रचंड बहुमत के पीछे वजह दरअसल ये है कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से बीजेपी ने फिलहाल जो परिणाम सामने आ रहे, वैसे परिणाम कह लीजिए क्योंकि शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब ये परिणाम है। तो बीजेपी को 49 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, 49 सीटें। और कांग्रेस पार्टी को कितनी? कांग्रेस पार्टी को केवल 35 सीटें, यानी कि कांग्रेस पार्टी केवल 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और बीजेपी 49 सीटों पर नजर आ रही है। तो अब ऐसे में जिस बीजेपी को इसके पहले वाले चुनाव में 40 सीटें मिली थी, और उसके बाद फिर जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाया बीजेपी ने, और उसके बाद 4.5 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद फिर चुनाव के कुछ महीने पहले ही, केवल चुनाव के कुछ महीने पहले ही काफी बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी ने वो जो उलटफेर किया था वो उसी दिन के लिए किया था। जो आज बीजेपी को ये क्लियर मैंडेट मिला है, जो ये प्रचंड बहुमत मिला है, वो इसी वजह से मिला है क्योंकि बीजेपी ने वो रणनीति सेट कर दी थी और बीजेपी ने परिस्थितियों को पहले ही भाप लिया था और इसी वजह से उस परिस्थिति को समय से भापा और उस परिस्थिति पर काम किया, कमजोरियों पर काम किया, क्या चीजें बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं उस पर काम किया। और यही वजह है कि जिस चीजों को समय से पहले ठीक करने में बीजेपी कामयाब रही और बीजेपी को हरियाणा में क्लियर मैंडेट मिला है, यानी कि प्रचंड बहुमत मिला है हरियाणा में बीजेपी को। तो सोचिए, क्योंकि 49 सीटें, सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत, यानी कि जो जादुई आंकड़ा हमेशा हम बात करते हैं जब चुनाव होता है तो जादुई आंकड़ा क्या है, तो हरियाणा में वो जादुई आंकड़ा जो है वो 46 है और बीजेपी इस जादुई आंकड़े को भी पार कर गई है। तो अब ऐसे में अब ये समझिए कि बीजेपी ने ये जादुई आंकड़ा पार किया कैसे, जादुई आंकड़ा पार करने में बीजेपी के क्या फैक्टर जो है वो कारगर साबित हुए हैं, बड़े कौन से फैक्टर रहे। पहला तो आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी जो है वो हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स नहीं करती है, और क्योंकि हरियाणा में जाट जो है वो बड़ी संख्या में है, दलित, पंजाबी और तमाम अन्य जो जातियां हैं उन जातियों से ज्यादा संख्या जाट वोटरों की है, तो बीजेपी जाट वोटों की राजनीति वहां पर नहीं करती है और उस चीज को बीजेपी ने इस चुनाव में भी मेंटेन रखा, जाट पॉलिटिक्स नहीं की। 36 बिरादरी की जगह बीजेपी ने 35 बिरादरी की बात की। और बड़ी चीज यहां पर आप देखिए, आपको बताते हैं कि ये जो 49 सीटें, जो ये क्लियर मैंडेट बीजेपी को मिला है, इसके पीछे की शुरुआत कब से हुई? शुरुआत तब से हुई जब हरियाणा में चुनाव होने वाले थे, हरियाणा में चुनाव का ऐलान होने वाला था, तारीखों का ऐलान होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने ये भांप लिया था, बीजेपी ने ये देख लिया था कि मनोहर लाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल के नेतृत्व में वहां पर
मनोहर लाल का जो नेतृत्व है, यानी कि मनोहर लाल के नेतृत्व से जो जनता है वो खुश नहीं है और मनोहर लाल ने हरियाणा का विकास नहीं किया है। जनता ने कहा, जनता का ये रहा कि मनोहर लाल ने कोई विकास नहीं किया, प्रदेश को उसी के हाल पर छोड़ दिया। प्रदेश में नशाखोरी बढ़ती जा रही है, प्रदेश का हाल बहुत बुरा है, लोग परेशान हैं, लेकिन मनोहर लाल जो है वो जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी जो है, जिसका जिक्र हम हर चुनाव में करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो पनप रहा था और बीजेपी ने ये पहले ही भांप लिया कि मनोहर लाल को अगर अभी नहीं हटाया गया तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले ही आपने देखा होगा एक बड़े नाटकीय तरीके से ये बोला गया कि जेजेपी ने लोकसभा में सीट ज्यादा मांग ली और सीट नहीं मिली और जिस वजह से गठबंधन टूट रहा है, ये वो मतलब एक बहुत ही नाटकीय तरीका रहा जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का। हालांकि पूरी वो स्क्रिप्टेड थी कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ेंगे ना और मनोहर लाल को हटाना है और उसके बाद फिर किसी और को चेहरा बनाना होगा और चेहरा बनाकर फिर उन चीज़ों को बांटना होगा। तो बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि पहले तो जेजेपी को अलग किया, जेजेपी अलग हुई, जेजेपी जब अलग हुई उसके बाद फिर देखिए जेजेपी अलग हुई और उसके बाद वो उनके पास संख्या बल में कमी भी नहीं आई। जेजेपी अलग हुई, जेजेपी जब अलग हुई तो उसके बाद फिर क्योंकि मनोहर लाल को लेकर तो पहले से ही सर्वे और तमाम चीज़ें जो कराई गई थी उसमें बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रहा मनोहर लाल का हरियाणा में। तो ऐसे में बीजेपी ने उन्हें हटाया। हालांकि इस चीज़ को भी बीजेपी ने नकारा नहीं कि मनोहर लाल एक बड़ा चेहरा है वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, मनोहर लाल को धीरे से साइड किया और उन्हें लोकसभा के जरिए उन्हें केंद्र की राजनीति में ले आए और उन्होंने धीरे से देखा, आपने नायब सिंह सैनी की एंट्री करा दी। नायब सिंह सैनी जो ओबीसी चेहरा है, एक बड़े ओबीसी चेहरा है और ऐसे में ओबीसी वोट बैंक्स पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए, ओबीसी बैंक वोट को एकजुट करने के लिए नायब सिंह सैनी को लाया गया। हालांकि उसका कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं रहा उनका कार्यकाल, लेकिन उन्हें जितना समय दिया गया उन्होंने पूरी कोशिश की एक बेहतर पर्यावरण बनाने की, एक बेहतर स्थिति जो है, एक बेहतर जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो नायब सिंह सैनी को लाया गया। हालांकि इस दौरान अनिल विज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए, अनिल विज थोड़ी दूरी बनाते हुए नजर आए, हर चीज़ से अनिल विज जो है वो दूरी बनाते हुए नजर आए। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जब विनेश फोगाट का मुद्दा आया, पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा तो हमेशा ही हरियाणा में हावी रहा है। तो अब ऐसे में यहाँ पर ये मुद्दे भी जब निकल कर सामने आए तो फिर धीरे धीरे जो विनेश फोगाट का मामला जब सामने आया तो उस पर भी बीजेपी को काफ़ी घेरा गया। लेकिन वहाँ पर भी किस तरह से नायब सिंह सैनी जो है वो सामने आए, उन्होंने कहा हमारी बेटी है। उस डैमेज को भी नायब सिंह सैनी ने समय रहते कंट्रोल कर लिया। दूसरी चीज़, जो समय उनके पास था उस समय में उन्होंने जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश की, जनता दरबार तमाम चीज़ें करके वो जनता के बीच में पहुँचने की उन्होंने कोशिश की। एक जो बड़ी चीज़ अब सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आरएसएस का भी बहुत सहयोग मिला है। आरएसएस के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं आरएसएस के, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिला है। क्योंकि जब भी देखिए आपकी बीजेपी अगर हारती है या फिर बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होता है या फिर कुछ भी कम होता है तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो आरएसएस के लोग हैं वो गए और वहाँ पर बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिला है और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं बीजेपी को। अब ऐसे में ये 3-4 फैक्टर, पहला तो एंटी इनकम्बेंसी को पहले ही भांप लिया बीजेपी ने, समय रहते ही डैमेज कंट्रोल किया, मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को लाकर और तमाम जो चीज़ें, तमाम जो फैक्टर्स लाए गए। नौकरी का मुद्दा फिर आपने देखा कि नौकरी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठ रहा था और फिर मुद्दा उठ रहा था किसानों की एमएसपी को लेकर। उसी बीच में ही आपने देखा कि कितनी फसलों पर लगातार जितनी बार भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती थी उस केंद्रीय कैबिनेट में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए जाते थे, एमएसपी को लेकर कई तरह के फैसले लिए गए। तो वहाँ पर भी इस चीज़ को भी डैमेज कंट्रोल करने में यहाँ पर बीजेपी सफल रही। विनेश फोगाट को लेकर भी हमने आपको बताया कि किस तरह से चीज़ें खराब हुई, लेकिन उसके बाद उसे भी समय रहते ही डैमेज उसका भी कंट्रोल कर लिया गया। तो ये 3-4 बड़े फैक्टर,
एंटी इनकम्बेंसी को समय रहते ही बीजेपी ने भांप लिया और समय रहते ही मनोहर लाल को चेंज किया गया। जेजेपी से गठबंधन तोड़ा गया क्योंकि बीजेपी जाट पॉलिटिक्स नहीं करती। ऐसे में वो एक संदेश देना चाहते थे कि हम जाट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और यही वजह कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्होंने जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि जेजेपी की हालत कितनी बुरी हो गई है इस चुनाव में। पिछले बार के मुकाबले में जेजेपी का वोटिंग परसेंटेज भी बेहद खराब है, बेहद खराब है। और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है, यानी कि 1% से ज्यादा जो है आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जबकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो वोट शेयर आम आदमी पार्टी का 1% से ज्यादा हुआ है, जबकि जेजेपी का वोट शेयर जो है वो 1% से कम हुआ है। पिछली बार 10 सीटें, इस बार 0-0 पर। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि क्या जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका क्या सफाया हो रहा है हरियाणा में। ये वाकई में सोचने वाली बात है। दुष्यंत चौटाला जो डेप्यूटी सीएम थे, तो अब ऐसे में उनकी पार्टी इस तरह से 0 पर सिमट गई है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है वो बड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये तो 4 फैक्टर हुए जो बीजेपी के पाले में गया, बीजेपी के पक्ष में गया, और इन 4 फैक्टर्स की वजह से ही बीजेपी को ये बड़ी जीत मिली है। क्योंकि जनता के बीच में संदेश गया कि मनोहर लाल अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो ऐसे में जनता के बीच में ये गया कि नायब सिंह सैनी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो जितने महीने उनको मिला उस महीने उतने समय में उन्होंने नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने काम करने की कोशिश की, तो ये भी संदेश गया। और अब ये 3-4, और आरएसएस का, जैसे कि हमने बताया आपको कि आरएसएस का भी इसमें बीजेपी को पूरा सहयोग मिला है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में भी बीजेपी को अच्छा वोट मिला है। और यही वजह है कि इतनी प्रचंड जीत जो है वो बीजेपी ने हासिल की है हरियाणा में। दूसरी चीज़, चीज़ों को भापा, करनाल सीट बदली, नायब सिंह सैनी की लाडवा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। इसलिए उतारा गया क्योंकि लाडवा सीट जो है वो ओबीसी बाहुल्य सीट है। ऐसे में नायब सिंह सैनी के लिए वो सेफेस्ट सीट रही, और यही वजह है कि उन्हें लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। अनिल विज अंबाला सीट से चुनावी मैदान में, और इसी के साथ ही तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं उन्हें भी। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का और जिक्र कर लेना चाहूँगी मैं, टिकट बंटवारा, क्योंकि टिकट बंटवारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चुनाव के लिए। तो टिकट बंटवारे का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया। बागियों को तवज्जो नहीं दी गई। जो बागी हैं, जो इधर का उधर, उधर का इधर, उधर को उधर कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया। टिकट बंटवारे में बहुत ही खासा ध्यान रखा गया टिकट बंटवारे में कि बागी जो है उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया। जिन्हें लगा कि आला कमान को लगा कि भाई ये कैंडिडेट मजबूत हैं, इनको लेकर उनका सर्वे भी कराया गया, और फिर उन्हीं प्रत्याशियों को ही टिकट दिया गया। हालांकि टिकट, आपने देखा होगा कि जब हरियाणा में टिकट वितरण हो रहा था तो टिकट वितरण के समय किस तरह से बीजेपी में एक असंतोषजनक स्थिति देखने को मिली थी। हमें टिकट नहीं मिला, कोई रोते हुए नजर आया, कोई पार्टी से किसी ने दूरी बना ली, कोई निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गया कि भाई हमें टिकट नहीं मिला, हम तो दावेदार थे, हमें टिकट नहीं मिला। तो कुछ ऐसे भी रहे, कुछ तो रोते हुए नजर आए, और कुछ ने ऐसा किया कि भाई अपना रास्ता अलग कर लिया, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। तो ऐसे देखते हुए भी बीजेपी ने बागियों को तवज्जो नहीं दी। ठीक है, जिसे जो करना है करो, लेकिन उन्होंने जिसे टिकट दिया, जिस उम्मीदवार को टिकट दिया, उस उम्मीदवार पे वो कायम रहे। तो ये 3-4 बड़े फैक्टर रहे जो बीजेपी के पक्ष में गए हैं, और यही वजह है कि तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में प्रचंड जीत हासिल कर पाई है। तीसरी बार सरकार बना रही है, और पहली बार इतने प्रचंड बहुमत से, तीसरी बार सरकार जरूर बना रही है बीजेपी, लेकिन पहली बार इतने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है बीजेपी ने हरियाणा में, जहां पर उसे सरकार बनाने के लिए अब किसी भी दल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। अपने बल पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है हरियाणा में। लेकिन अब यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें कौन बढ़ा सकता है, जरा आप बताइए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें कौन बढ़ा सकता है। क्योंकि नायब सिंह सैनी को ही सीएम का फेस रखा गया, नायब सिंह सैनी के ही फेस पर चुनाव लड़ा गया, और नायब सिंह सैनी को लेकर तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है कि भाई जब उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया। कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से बयान आया, कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जब नायब सिंह सैनी को ही रखा गया, उनको फेस बनाकर जब चुनाव लड़ा गया, तो मुख्यमंत्री भी जाहिर तौर पर उन्हीं को बनाया जाएगा। अभी तक ऐसा कहा जा रहा है,
ऐसे में अनिल विज जरूर नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनिल विज का बयान सामने आया जहां एक तरफ इस जीत का श्रेय जो है कि नायब सिंह सैनी को दिया जा रहा है, और कह लीजिए कि नायब सिंह सैनी को इस जीत का श्रेय दिया जा रहा है, तो वही अनिल विज जो है वो इस जीत का श्रेय मनोहर लाल को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल के समय में बहुत काम किया गया, बहुत विकास किया गया, और इस वजह से ये जीत बीजेपी को मिली है। यानी कि यहाँ पर टकराव की स्थिति है, टकराव की स्थिति हरियाणा में है। वो इसलिए क्योंकि अनिल विज जो है वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं नायब सिंह सैनी को लेकर। मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा लग रहा है कि वो नायब सिंह सैनी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानते हैं, जिस तरह के बयान उनके जो है वो सामने आ रहे हैं। अब ये तो रहा बीजेपी के जीत का फैक्टर कि बीजेपी को जीत जो मिली है इसके पीछे के फैक्टर ये रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की हार का फैक्टर क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई जीत का फैक्टर तो आपने जान लिया, लेकिन कांग्रेस के हार का फैक्टर क्या है। कांग्रेस के हार का फैक्टर दरअसल ये है कि कांग्रेस ने जवान किसान और तमाम जो चीजें, जवान किसान पहलवान, इन तमाम मुद्दों को उठाने की, जवान किसान पहलवान संविधान, ये 4 मुद्दों को उठाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई। लेकिन बीच में आपने देखा कि क्योंकि मुख्यमंत्री की दावेदारी सभी पेश करते हुए नजर आए, भूपेंद्र हुड्डा हो गए, वो कह रहे हैं कि ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। कुमारी शैलजा जो हैं वो अलग दावेदारी पेश कर रही। बीच में आपने देखा वो कुमारी शैलजा ने बिल्कुल दूरी बना ली थी। ऐसे में क्योंकि दलित समाज से कुमारी शैलजा आती हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेने की कोशिश भी की, एक नैरेटिव भी सेट किया कि कांग्रेस जो है वो दलितों का अपमान करती है, दलितों को सम्मान नहीं देती है, कुमारी शैलजा चाहे तो हमारे पाले में आ सकती हैं। तो ऐसे में बीच में कुमारी शैलजा की नाराजगी भी दिखी जब वो प्रचार से दूर हो गई, मंचों से दूर हो गई। उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं उन्होंने इस डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश भी की, एक तस्वीर भी सामने आई। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जब तक दोनों को मंच पर लाकर तस्वीरें दिखाई गई तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका था, और कांग्रेस यानी कि हरियाणा की जो जनता है वो कांग्रेस का कार्यकाल भी देख चुकी है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के तमाम जो दावे, तमाम जो वादे कांग्रेस की ओर से किए गए थे वो जनता ने उसे हाथों हाथ नहीं लिया, और यही वजह है कि कांग्रेस को ये बुरी हार हुई, कांग्रेस की बुरी हार हुई है। क्योंकि एक समय था, अगर बात कर ले तो हरियाणा में कांग्रेस की जब सरकार रही तो लोग असंतोष जरूर दिखे, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला है और कांग्रेस को जो हार मिली है, अब इस पर कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि चिंतन करेंगे। क्योंकि देखिए कई दिग्गज वो अपनी सीट हार गए हैं। कांग्रेस की बात कर ले हम तो, हालांकि जुलाना से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट जो पहलवान भी हैं, हालांकि उन्होंने पहलवानी से संन्यास ले लिया और अब पहलवानी से संन्यास लेकर उन्होंने राजनीति के अखाड़े में अपना कदम रखा है। तो पहला जो उनका कदम है वो सफल रहा है, यानी कि वो जुलाना सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही हैं और अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने 6000 मतों से हराया है। 6000 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को विनेश फोगाट ने हराया है। तो ऐसे में ये रही हरियाणा की तस्वीर, जहां तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता से दूर बनी रहेगी। एक बार फिर से कांग्रेस को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जहां पर 10 साल के बाद चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में देखिए बहुत बदलाव हुए। 370 के बाद बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चीजें पता थी कि बीजेपी जीत नहीं पाएगी, और यही वजह रही कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही जो उपराज्यपाल है उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, यहां पर पहले समझते हैं कि 90 सीटें, हालांकि 5 विधायकों को उपराज्यपाल जो हैं वो मनोनीत करेंगे। ऐसे में आंकड़ा पहुंच जाता है 95 सीटों का, लेकिन 95 सीटों पर आएंगे। लेकिन 90 सीटों की बात कर ले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां पर गठबंधन है, और इस गठबंधन को क्लियर मैंडेट मिला है वहां पर जम्मू कश्मीर में। और उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उमर अब्दुल्ला का नाम फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के लिए सामने रखा है कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उमर अब्दुल्ला की अगर बात कर ले तो उमर अब्दुल्ला जो है एक समय में वो बात कर ले तो सोचिए कि वो
चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पर पीडीपी का बहुत बुरा हाल हुआ है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं इल्तिजा, वो हार गई हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे। गांदरबल और बडगाम दोनों ही सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। दोनों ही सीटों पर उमर अब्दुल्ला को अच्छा मैंडेट मिला है। और अब ऐसे में बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर ले, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, तो जम्मू में 43 सीटें आती, कश्मीर क्षेत्र में 47 सीटें आती हैं। यहाँ पर जम्मू में बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिला है, लेकिन कश्मीर में पिछले बार की तरह यानी कि 2014 की तरह इस बार भी कश्मीर में बीजेपी का खाता नहीं खुला। पीडीपी का हाल देखिए कि जम्मू में पीडीपी का खाता नहीं खुला, कश्मीर में पीडीपी को 3 सीटें मिली और अन्य के खाते में 9 सीटें गई हैं। अन्य का जो अन्य है उनके खाते में 9 सीटें गई हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जब जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था, 1951 में जब वहाँ पर पहला आम चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था। 1951 में जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही वर्चस्व रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई पीढ़ियां जो हैं वो राजनीति में रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ की एक बड़ी पार्टी है। और बात कर ले अगर फारूक अब्दुल्ला की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर ले हम, तो केवल इस फारूक परिवार से ही 3 से 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। सोचिए आप, 3 से 4 मुख्यमंत्री जो है वो फारूक परिवार से ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो अब ऐसे में एक समय ऐसा भी था जब इलेक्शन हुए थे तो 75 सीटें फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, हालांकि फारूक अब्दुल्ला के पिता ने इस पार्टी को फॉर्म किया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 75 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उस 75 सीटों में से 73 सीटों पर जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 73 उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुने गए थे। आप सोचिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ पर एक वर्चस्व रहा है और एक लोकप्रियता रही है वहाँ पर। और अब ऐसे में 40, क्योंकि देखिए 49 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीती है, तो 40 सीटें जो है 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बलबूते पर जीता है और जो बाकी बची सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती हैं। तो 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बलबूते पर जीती हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री के लिए फारूक अब्दुल्ला, जिसका भी नाम ले रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का नाम उन्होंने रखा है, तो ऐसे में कांग्रेस भी इस पर सहमति जताते हुए नजर आएगी। अब इस पूरे चीज को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।